हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स जो है उसका थियरम्स। सिलेबस तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। अब छोटी छोटी चीज़ें जो वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। थियरम्स के अंदर भी मैथ्स 1 के थियरम इस लेक्चर के साथ फिनिश हो जाएंगे। वेक्टर का जो एक थियरम का सीरीज में मैंने मैथ्स का वेक्टर पार्ट 1 दिया था, लास्ट लेक्चर में आपने देखा था। अभी भी वेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा थियरम्स है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में किया है। कुछ थियरम जो बचे थे वेक्टर चैप्टर के वो इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे और इस लेक्चर के साथ मैथ्स 1 के सारे थियरम्स और प्रॉपर्टीज फिनिश हो जाएंगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैथ्स 2 लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स पार्ट 2 मैथ्स थियरम सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, अब जो थियरम हम देखने जा रहे हैं थियरम नंबर 7, इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस of line then prove that l square plus m square plus n square is equal to 1। काफी इंपॉर्टेंट थियरम है, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर देखो डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, एलिमेंट क्या है वो पता होना चाहिए। सो चलो वो समझाता हूँ थोड़ा आपको। यहाँ पर हम लोग x y और z एक्सिस ले लेते हैं, x y एंड z एक्सिस। अब z एक्सिस के लिए हम ये ओरिजिन है, z एक्सिस के लिए तीसरा एक एक्सिस लेंगे, इस तरह से z एक्सिस और ये ओरिजिन है। हमने क्या ले लिया, x y और z एक्सिस ले लिया। अब ये डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या होता है, देखो पहले तो हम लोगों को यहाँ से मैं प्रूफ लिखता हूँ, प्रूफ लेट अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर ए बार। यानी कि मैं क्या करता हूँ कि एक वेक्टर लेता हूँ ए बार, ये एक वेक्टर ले लिया मैंने ए बार। सपोज ये वेक्टर है ए बार, इस तरह से है एक वेक्टर है। अब ये वेक्टर कहीं से भी जा सकता है, यहाँ से कहीं से भी जा रहा है, तो समझो मैंने ऐसे लिया है। तो होगा क्या, अल्फा बीटा गामा बेसिकली डायरेक्शन एंगल्स होते हैं किसी वेक्टर के लिए। ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको अल्फा बोलते हैं, वाई एक्सिस के साथ इसका जो एंगल होता है वो बीटा होता है, और जो जेड के साथ इसका एंगल होता है ये जेड के साथ, उसको हम गामा बोलते हैं। सो इस तरह से अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, डायरेक्शन एंगल्स होते हैं किसी भी वेक्टर के लिए। कोई वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है अल्फा होता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ गामा होता है। और जब हम इनका कोसाइंस लेते हैं जैसे कि कॉस अल्फा, तो वो होता है एल, कॉस बीटा वो होता है एम, एंड एन क्या होता है कॉस गामा। इस तरह से इसको हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। अब आपको समझ में आएगा एल एम एन क्या है। सो एल है कॉस अल्फा, एम है कॉस बीटा, एन है कॉस गामा। यानी जो बेसिकली अल्फा बीटा गामा जो डायरेक्शन एंगल्स थे उनका कॉस हम जब करते हैं तो डायरेक्शन एंगल का कोसाइन हो जाता है डायरेक्शन कोसाइन। तो ये डायरेक्शन कोसाइन है कॉस अल्फा एल, कॉस बीटा डायरेक्शन कोसाइन है एम, डायरेक्शन कोसाइन। तो ये 3 डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन। अब हमें प्रूफ करना है कि इनका अगर स्क्वायर करते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो और स्क्वायर करके प्लस करते हैं तो 1 आता है। वो कैसे प्रूफ किया जाए, तो देखो अगर कोई एक वेक्टर है ए बार, अभी यहाँ पर जैसे ये अल्फा है और मैं चाहता हूँ कि इस अल्फा का कॉस निकालूँ, कॉस अल्फा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, यहाँ पर कॉस इस एग्जैक्टली हमको ऐसे भी पूछ सकता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो अगर ऐसे आ रहा है तो भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली हमको एल निकालना है, मतलब कॉस अल्फा निकालना है, बाद में उसका स्क्वायर कर देंगे। सो कॉस कैसे निकाला जाए, तो यहाँ पर आपने कॉस निकालने के पहले ये बता दूं कि एक डॉट प्रोडक्ट सीखा था, ए बार डॉट बी बार। क्या होता था, ए बार मैग्नीट्यूड बी बार मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। अगर कोई 2 वेक्टर है ए बार और बी बार, उनके बीच का एंगल थीटा है, सो उनका स्केलर प्रोडक्ट आपने सीखा हुआ वेक्टर चैप्टर में ये होता है। तो यहाँ से कॉस थीटा का फॉर्मूला भी आता है। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बार मैग्नीट्यूड इंटू बी बार मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये कोई भी एंगल है उसका कॉस निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर सो अल्फा इज एंगल बिटवीन, अल्फा किसके बीच का एंगल है बताओ, ये जो अल्फा ये ए बार और एक्स एक्सिस, ए बार एंड एक्स एक्सिस। ए बार जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ए बार उसके और इस एक्स एक्सिस के बीच का ये बीच का जो एंगल है वो अल्फा है। सो अब ये समझो कि 2 वेक्टर जैसे ए बार और बी बार होता है, जैसे ए बार और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होता है आई कैप, है ना।
एक्स के अलॉन्ग होता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है जे कैप एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है के कैप। अब अगर मुझे अल्फा की बात करना है, कॉस थीटा की जगह पर अल्फा चाहिए, कॉस अल्फा। सो ये अल्फा कौन कौन से वेक्टर है, ए बार और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है आई कैप, ए बार और आई कैप के बीच में है। तो कॉस थीटा क्या बोलता है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो अपॉन उन दोनों का मैग्नीट्यूड से नीचे डिवाइड कर दो, ए बार का मैग्नीट्यूड फिर आई कैप का मैग्नीट्यूड। इससे क्या मिलेगा, कॉस अल्फा मिलेगा। करना क्या चाहते हो, देखो मैं पहले कॉस अल्फा निकालना चाहता हूँ, फिर उसका स्क्वायर कर दूंगा, ऐसे ही कॉस बीटा फिर स्क्वायर, कॉस गामा फिर उसका स्क्वायर, तीनों को प्लस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो ए बार क्या होता है एग्जैक्टली, ए बार यहाँ लिख सकते हो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। इस तरह से कोई वेक्टर जो होता है उसको आई जे के फॉर्म में हम स्प्लिट करके रख सकते हैं। इस तरह से यहाँ दिखा सकते हो जो वेक्टर ए बार है। सो कॉस अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा ए बार, सो A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप डॉट आई कैप। अब यहाँ पर देखो आई कैप, यहाँ पर ए बार का मैग्नीट्यूड आ गया। अभी ए बार का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते पता ही होगा आपको, रूट ए बार का मैग्नीट्यूड। ए बार का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो आई जे के साथ में है, A1 A2 A3, उनका क्या होता है, स्क्वायर होता है। चलो जाने दो, यहाँ पर हम लोग सिर्फ ए बार मैग्नीट्यूड रखते हैं, वो अलग से बाद में सॉल्व करते हैं। ए बार मैग्नीट्यूड और आई कैप क्या होता है, आई कैप यूनिट वेक्टर होता है उसका। अगर ये दोनों लाइन है, जैसे आई कैप यूनिट वेक्टर है, तो इसको अगर ऐसे करते हैं इसका मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, सो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1। सो एक्जैक्टली अब क्या होगा, देखो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ये आई कैप है, ये जो वेक्टर है दूसरा, इसमें जे और के नहीं है, उसके कोएफिशिएंट 0 है मतलब। सो आई कैप डॉट प्रोडक्ट करते समय आई को आई के साथ जो कोएफिशिएंट होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट आई 1 हो जाता है। ओके, सो ये आई के साथ जो है मल्टीप्लाई होगा, A1 आई डॉट आई, तो आई A1 आई डॉट आई, इस तरह से हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो इस आई कैप के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो दोनों का कोएफिशिएंट A1 इंटू 1 A1 आ जाएगा, फिर आई डॉट आई 1 हो जाएगा। यानी कि इनका जब मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ A1 आई और आई मल्टीप्लाई होकर A1 आ जाएगा। ये जो जे और के वाले टर्म यहाँ 0 थे, इसलिए ये भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई। जे वाले कोएफिशिएंट को जे वाले कोएफिशिएंट से ही मल्टीप्लाई करते हैं, के वाले को के वाले से, बट यहाँ तो जे और के है नहीं, मतलब उसके कोएफिशिएंट 0 है, उसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 0 हो जाएगा। और A1 आई का आई के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो A1 आ गया अपॉन यहाँ क्या आ गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू 1, तो वही आ गया। सो आपको यहाँ पर एग्जैक्टली कॉस अल्फा मिल चुका है। अब हमने तो सिर्फ कॉस अल्फा निकाला, तो आप इसी तरह से यहाँ लिख सकते हो सिमिलरली, जैसे ये निकाला, सिमिलरली कॉस बीटा निकाल सकते हैं। कॉस अल्फा जैसे निकाला वैसे कॉस बीटा। कॉस बीटा क्या आएगा, जैसे A1 है तो देखो कॉस अल्फा में क्या था, एक्स एक्सिस था, आई कैप था, तो आई कैप के साथ A1 था तो A1 है। जब कॉस बीटा करेंगे तो बीटा क्या होता है, ये जो वेक्टर है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस के साथ, यानी जे कैप। सो जे कैप के साथ क्या है, A2, तो यहाँ पर A2 आ जाएगा, और अपॉन में तो पूरा वेक्टर A है। ओके, एंड कॉस बीटा था, कॉस गामा अगर करना है, सो गामा किधर है, देखो गामा होता है जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये के वेक्टर है, के कैप यूनिट वेक्टर, के कैप के साथ क्या है A3, सो यहाँ पर A3 आ जाएगा, अपॉन में वही A बार। सो हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ कॉस अल्फा के लिए सॉल्व किया, कॉस बीटा अपने आप आ गया, और उसी के जैसे सिमिलरली कॉस गामा कर दिया। अब ये आ चुका है, अब हमको क्या करना है, हमको करना है कि ये लाना है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। अब उसको लाने के लिए आप क्या करो, देखो मैंने इतना करा दिया है, ये कंसेप्ट बेसिक था। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो कहीं पर भी। ओके, ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक बताई थी, और ये डायग्राम आप बना सकते हो, नहीं बनाओगे डायग्राम तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है डायग्राम बनाना ये, बट आपको समझने के लिए मैंने बताया ये सब। अब देखो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो ए बार का मैग्नीट्यूड है उसको अलग से निकाल लो। देखो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे ये ए बार है, इसके जो आई जे के कोएफिशिएंट है ना, उसका स्क्वायर करके प्लस करते हैं, A1 A2 A3, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, इस तरह से। तो ये ए बार का मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर समझो मैं इसका LHS लेता हूँ, ओके, LHS जो प्रूफ करना है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 लाना है। L क्या है, देखो L होता है, यहाँ से देखो L होता है कॉस अल्फा, M कॉस बीटा, N भूलो मत, ये बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें,
ओके एल क्या है, एल कॉस अल्फा उसका स्क्वायर है, कॉस बीटा का स्क्वायर और कॉस गामा का स्क्वायर। अब कॉस अल्फा क्या है, देखो यहाँ से कॉस अल्फा A1 अपॉन ए मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस वैसे ये A2 अपॉन ए मैग्नीट्यूड आया है ए वेक्टर का, और ये जो है A3 अपॉन ए बार मैग्नीट्यूड आया है सबका स्क्वायर। देखो यहाँ से निकाल सकते कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तीनों की वैल्यू रख के स्क्वायर कर दिया। अब होगा क्या, देखो ये A1 स्क्वायर हो जाएगा और ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ओनली ए स्क्वायर लिखा तो भी चलेगा, स्क्वायर करते तो मैग्नीट्यूड हट जाता है, या तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखो तो भी चलेगा। ये A2 स्क्वायर हो गया अपॉन जो वेक्टर है ए उसका स्क्वायर, वेक्टर नहीं लिखेंगे, स्क्वायर लिखते तो बाहर मत लिखो। फिर A3 का स्क्वायर अपॉन ये जो वेक्टर है ए बार, या तो चलो इसको जैसा है ना मैग्नीट्यूड वैसे ही लगते, ओके प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कुछ भी, चलो ऐसे कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ से अगला जो स्टेप है LHS का वो देख लो, इनको कंबाइन करेंगे, सबका बेस सेम है, सो ये आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अपॉन जो न्यूमरेटर था उसको सबको एक साथ लिख दिया, डिनोमिनेटर सबका सेम है, देखो ए बार मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो उसको एक ही बार लिख दिया, इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। अभी देखो ए बार का मैग्नीट्यूड क्या है, ये रूट में है, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर होगा, रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये जो ए बार है उसका मैग्नीट्यूड ये है, देखो स्क्वायर रूट में, इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ध्यान से देखो, दोनों सेम है, दोनों को कैंसिल कर दो, इक्वल टू 1 आया, इक्वल टू RHS आया, हैंस प्रूव्ड हो गया। समझ में आ रहा है, और बाद में लिखो कि क्या लिखना है, ये वाला जो टर्म था ये कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या तो ये पूछा है तो ये लिखो, ये दोनों में से कोई भी पूछेगा तो करना वही है, ये दोनों में से कोई भी आया तो यही करना है, काफ़ी आसान है। आपको डायग्राम बना लेना चाहिए इस तरह से समझने के लिए, अल्फा बीटा गामा ले लेना है आपको, ये डायरेक्शन एंगल्स होते हैं, फिर डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, तो इन तीनों अल्फा बीटा गामा के साथ अगर कॉस आता है तो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ये कोई एक वेक्टर हम कंसिडर कर लेंगे, ए बार जो है इसको IJK के फॉर्म में लिख देंगे इस तरह से। फिर कोई जो एक अल्फा पकड़ेंगे, चलो एक कोई एंगल अल्फा है जो एक्स एक्सिस के साथ है, ए बार और एक्स एक्सिस के बीच में अल्फा है, सो उसका निकालने का जो स्केलर प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला था उससे हमने कॉस अल्फा का फॉर्मूला से ये निकाला। कॉस अल्फा आने के बाद कॉस बीटा और कॉस गामा को अलग से फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख दो, और जैसे कॉस अल्फा था वैसे कॉस बीटा कॉस गामा लिखो, खाली न्यूमरेटर में A1 की जगह A2 और A3 आ जाएगा। इन तीनों को फिर स्क्वायर करके प्लस कर देना, LHS लेके L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर को प्लस करना है, सो LMN की जगह उसकी वैल्यू रख के प्लस कर दिया स्क्वायर करके, तो आपको फाइनली 1 मिल जाता है। आंसर में जो LHS है उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए थी, वो आ चुका है, हेंस प्रूव। तो अगर ये थियरम आता है तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से कर लोगे, बहुत ही आसान है, कॉपी कर लो इसको। अगला जो थियरम है 9th वाला, देखो यहाँ पर बता दूं टेक्स्ट बुक में थियरम नंबर्स में मिस्टेक किया है, प्रिंटिंग मिस्टेक, कोई भी थियरम नंबर कहीं भी दिया है तो हम लोग जो टेक्स्ट बुक के नंबर्स डाले हैं वही डाल रहे हैं। द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप विथ को टर्मिनस एजेस एज A बार B बार एंड C बार इज गिवन बाय बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ दिस। मतलब क्या है कि कोई समझो हमारे पास पैरेलल पाइप है, देखो इस तरह से होता है, अगर आप बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हो, एक पैरेललोग्राम बनाओ और फिर उसके बाद एक दूसरा पैरेललोग्राम बनाओ इस तरह से, ये ऐसे मैंने इसको बनाया हुआ है, बहुत आसान है बनाना। चलो अभी ये जो है इसको कैसे बनाना मैंने बताया। अब यहाँ से देखो यहाँ पर बोला गया द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप विथ को टर्मिनस एजेस, यानी कि सपोज ये पॉइंट O है, यहाँ से तीन वेक्टर निकल रहे हैं, A बार B बार C बार, तो सपोज ये वेक्टर है A बार, ये दूसरा वेक्टर है B बार और ये तीसरा वेक्टर है C बार। किसी एक पैरेललोपाइप्ड ये जो है इसके अंदर कोई एक को टर्मिनस एजेस है तीन, यानी एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, वो A बार B बार C बार है। तो इस पैरेललोग्राम का जो पैरेललोपाइप का जो वॉल्यूम होगा वो A बार B बार C बार होगा। ये बॉक्स प्रोडक्ट आपको पता है, ऐसे भी लिखते हैं A बार डॉट B बार क्रॉस C बार, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो बॉक्स प्रोडक्ट लिखते हैं या तो इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो कैसे आएगा, यहाँ पर हम नाम दे सकते हैं O A B C, अलग अलग नाम दे सकते हैं, D E वगैरह, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, नाम दे देते O A B C D E O A B C D E F G, चलो ऐसे नाम दे दिया हमने।
अब वॉल्यूम, किसी भी स्ट्रक्चर का वॉल्यूम होता क्या, यहाँ पर हम पहले प्रूफ लिख देते, प्रूफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। किसी भी स्ट्रक्चर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम निकालने का एक बेसिक तरीका होता है, आप एरिया ऑफ बेस करते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हमेशा याद रखो, कोई भी शेप हो, 3D शेप हो या कोई भी शेप हो, उस शेप का वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, उसके अंदर जगह कितनी है। जैसे अभी ये पैरेललोपाइप्ड है, ओके, या इसको क्यूबॉइड भी बोलते हैं, इसके अंदर जगह कितनी है, ओके, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इसका जो बेस है, कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोन हो या राइट सर्कुलर सिलेंडर हो, उसका जो बेस होता है, उसका एरिया जो रेड में बेस है, और इनटू हाइट। हाइट मतलब यहाँ से अगर मैं हाइट ड्रॉ करता हूँ तो वो उस हाइट को मल्टीप्लाई करते तो आता है, यहाँ क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है, देखो क्वाड्रिलेटरल OABC है, क्वाड्रिलेटरल OABC है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABC इनटू हाइट। अब हाइट यहाँ है नहीं, तो सपोज मैं यहाँ से एक हाइट ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से सपोज मैं रेड कलर में ये ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये इसके बेस के ऊपर, तो इसको मैं नाम देता हूँ P, सपोज ये नाम है P, ओके, इसका नाम हम ले लेते हैं अभी OABCDE, मैंने कुछ भी नाम दिया, तो ये GP हाइट है, समझो हाइट GP, यहाँ कुछ भी नाम ले सकते हो आप, अपने हिसाब से ले सकते हो, प्रूफ कर रहे हो आप। तो कभी भी वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑलरेडी इतना आएगा ऐसा बोला गया है, तो हमें पता है वॉल्यूम निकालने के लिए ये जो बेस होता है उसका एरिया लगेगा, ओके, और उसकी हाइट लगेगी। अब सबसे पहले देखो, बेस किसी भी क्वाड्रिलेटरल का OABC ये है, पैरेललोग्राम है, सो इसके अंदर क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया हमको पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसके जो कोटर्मिनस एजेस होते हैं, या जैसे B बार और C बार है, इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो इसका एरिया आ जाता है। ये जो एरिया है ना, वेक्टर एरिया आ जाएगा किसका, ये जो नीचे पैरेललोग्राम है ना, इसका अगर एरिया चाहिए तो इसके जो आजू बाजू के जो दो वेक्टर्स है B बार और C बार, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका एरिया आ जाएगा। तो ये तो हम निकाल सकते हैं, ये तो हमको पता है डायरेक्टली, B बार क्रॉस C बार। ये निकालना बहुत जरूरी है, हाइट और ये एरिया है तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग करते हैं। स्केलर एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड, वो वेक्टर एरिया था, तो एरिया कभी भी नंबर्स में आएगा ना, इसलिए। अब हमको हाइट GP निकालना मेन है, ये जो हाइट GP है वो सिर्फ निकाल लो, बाकी सब आ जाएगा। सो हाइट GP कैसे निकाला जाए वो बताते हैं। देखो यहाँ पर अज्यूम करना है हमको, ये A बार है, इसको छोटा लिखता हूँ थोड़ा सा, A बार, ये जो है यहाँ से समझो कि ये जो B बार और C बार है, देखो कोई दो वेक्टर होते हैं, ये B बार है और ये C बार है, दो वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, B बार क्रॉस C बार अगर करते हैं, सो उसका आंसर क्या आता है। आपको वेक्टर्स पढ़ाते समय मैंने बार बार बताया है कि अगर कोई दो वेक्टर्स है, इस तरह से दो वेक्टर्स है, इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है, वेक्टर आता है, और थर्ड वेक्टर आता है, एक तीसरा वेक्टर आता है जो इन दोनों को परपेंडिकुलर होता है, इस तरीके से, इन दोनों को इस तरह से परपेंडिकुलर होता है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, थर्ड वेक्टर होता है, जो दोनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। सो ये जो B बार और C बार है, ठीक है, जो B बार और C बार है, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा एक थर्ड वेक्टर होगा, ओके, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये क्या होगा, B बार क्रॉस C बार, थर्ड वेक्टर है जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। सो ये जो B बार और C बार है, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा B बार क्रॉस C बार, वो क्या होगा, एक थर्ड वेक्टर होगा, इस तरह से एक थर्ड वेक्टर है B बार क्रॉस C बार, जो क्या है, दोनों पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अभी यहाँ पर है जो GP हाइट है, ओके। अभी ये कंसेप्ट आपको ये भी देखना है कि सपोज इस तरह से अगर कोई है, जैसे कि ये समझो ये G है, ये P है और ये O है, समझो GPO, ओके। तो यहाँ पर ये जो GO है, यानी ये A बार है, A बार ये वेक्टर है, इस वेक्टर का, ये देखो ये जो है इसका, इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होता है, इस वेक्टर का यहाँ पर देखो जो GP दिख रहा है, इस A बार का प्रोजेक्शन है, ओके। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखना। ये हटा देते हैं यहाँ से, चलो देखो, अभी ये जो वेक्टर है सपोज A बार है, ये वाला वेक्टर, ओके, और इसके पीछे तरफ से हमने ये लिया B बार क्रॉस C बार, यहाँ पर है, समझो ये जो B बार क्रॉस C बार है, समझो यहाँ पर होता अगर ये इस तरह से, हाँ, ये क्या है, B बार क्रॉस C बार, ओके। और आपको बोला जाए कि ये जो A बार है, इसका इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन क्या होगा, मतलब क्या, देखना ध्यान से, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A बार का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे, A बार ऑन
बी बार क्रॉस सी बार। अब आप बोलोगे एक्चुअल में तो ये पीछे दिख रहा है ना, तो ये कहीं भी ले सकते हैं ना, ये जो वेक्टर है पैरेलल वेक्टर होगा, सेम होगा, कहीं भी होगा। तो सपोज ये ए बार है और इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर हमको चाहिए, ए बार का प्रोजेक्शन इसके ऊपर चाहिए, तो क्या होगा, इस प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, शैडो होता है, पता है ना। इसका शैडो कितना पड़ेगा, यहाँ से समझो सनलाइट आ रही है ऐसे, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ से सपोज इसको उठा के यहाँ रखोगे, यहाँ पर ऐसे, सो ये जो है इसका प्रोजेक्शन होगा यहाँ से यहाँ तक, इतना पोर्शन। सपोज ये ए बार है, इसको उठा के इस पर रख दिया ए बार, सो इसका प्रोजेक्शन ये आया। और ये क्या है, जी पी है, क्या है ये, जी पी, यानी एग्जैक्टली ये जो बी बार क्रॉस सी बार है उसके ऊपर अगर इस वेक्टर ए बार का शैडो चाहिए पीछे या तो आगे, समझो इसको यहाँ समझते हैं, तो वो आएगा जीपी। देखो इसके पैरेलल में है, इसके पैरेलल में है, इसकी हाइट कितनी भी ज़्यादा होने दो, बट इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, ये है, इतना आएगा जीपी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार, अभी देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्या करते थे, याद है, ए बार डॉट बी बार अपॉन ये जो बी बार है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। सो एक शॉर्ट तरीका ये बता रहा हूँ मैं, किसी वेक्टर ए बार का प्रोजेक्शन बी बार क्रॉस सी बार पर करना है। सो इनका क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, फिर अपॉन ये जो बी बार क्रॉस सी बार है, जैसे यहाँ बी बार होता है वैसे यहाँ उसका मैग्नीट्यूड, बी बार क्रॉस सी बार का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या आ गया, हमने क्या निकाला, ये जो ए बार है उसका प्रोजेक्शन इस वेक्टर पर क्या होगा, इस वेक्टर को यहाँ समझ सकते हो, तो ये आएगा जी पी, दैट इज ये जी पी, ये जो बी बार है वो ये है, हाँ ये जी पी आया। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार, दिस इज इक्वल टू जी पी, हम ले सकते हैं जी पी इज इक्वल टू, और ये भी स्केलर प्रोजेक्शन होना चाहिए, इसलिए डॉट प्रोडक्ट हमने लिया है। ये जी पी कैसे निकाला, हाइट जी पी इस तरह से निकाला। अब देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी है हमारे पास, इनटू हाइट जी पी, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी, यहाँ से ये जो ओ ए बी सी पैरेललोग्राम है इसका एरिया जो होता है वो होता है ये जो ओ ए है और ये ओ सी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, बी बार और सी बार का क्रॉस प्रोडक्ट, बी बार और सी बार का क्रॉस प्रोडक्ट। बट ये एरिया है, स्केलर होना चाहिए, इसलिए मैग्नीट्यूड हम लोग लेते हैं, इनटू ये जो जीपी है, जीपी कितना है, देखो प्रोजेक्शन से ये आया है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, और अपॉन में क्या है, बी बार क्रॉस सी बार का मैग्नीट्यूड। अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो ये दोनों सेम आ रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया, ओके। सो क्या बच गया, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार बच गया, और यही लाना था, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, इसको ही हम बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं। सो दिस इज इक्वल टू ए बार बी बार सी बार, हो गया। सो वॉल्यूम जो था, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, इस तरह से लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, यहाँ भी लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ क्या लिखा, पैरेललोपाइप्ड, ओके। सो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। देखो बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, ओके। आप नवनीत में, टारगेट में, यहाँ वहाँ देखोगे तो कुछ अलग अलग तरीके से भी सॉल्व करके दिया होगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक फॉलो करो, टेक्स्ट बुक में जो मेथड दिया है वो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। बाकी अलग अलग तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये मेथड बहुत आसान है, ओके। खाली यहाँ पर आपको एक ट्रिकी लग रहा होगा कि ये प्रोजेक्शन कैसे आ रहा है, तो मैंने अभी इसको समझाया अच्छे से, मैंने इसके ऊपर ज़्यादा टाइम दिया, वापस से रिपीट करके देखो वीडियो को, आपको समझेगा। बस ये टर्म ला देना है, और इसका एरिया जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, किसी भी पैरेललोग्राम का कैंसिल हो जाएगा और बॉक्स प्रोडक्ट आ जाएगा। बहुत ईजी है, अगर ये आता है तो आप एग्जाम में कर लोगे। अच्छा, यहाँ पर ये सब समझाने के लिए था, ये जो चीज़ें थी समझाने के लिए थी, आपको सिर्फ इतना ही करना है, यही मेन है, इतना ही प्रूफ है, और ये डायग्राम बना देना चाहिए आपको, समझ में आया। और ये सब तो मैंने समझाया है, चलो कॉपी कर लो इसको, हो गया ये। अब अगला थियरम देखते हैं, थियरम नंबर 10 है, द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विथ को टर्मिनस एजेस एज ए बार बी बार एंड सी बार इज 1/6 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट है। बिल्कुल 9th के जैसे, जहां पर पैरेललोपाइप्ड हमने किया था उसी तरह से, अगर वो कंसेप्ट आया होगा तो सेम कंसेप्ट के बेस पे हम करेंगे। यहाँ पर सिर्फ 1/6 इंटू एक्स्ट्रा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेट्राहेड्रॉन सबसे पहले बना लो। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है कि नीचे एक ट्राइंगल होता है इस तरह से, बेस में एक ट्राइंगल होता है, और यहाँ से एक वर्टिकल हाइट होती है, यहाँ से सारे जो ये पॉइंट्स ज्वाइन होते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको ज्वाइन किया जाए इस तरह से। सो ये सपोज O है और ये A है समझो, और ये B है समझो, ये C है।
सो ये जो ओ ए है इसको हम ए बार लिख देंगे इस तरह से, ओ बी को बी बार कर देंगे, ओ सी को सी बार कर देंगे। इसके पहले भी आप याद रखना जो थियरम नंबर 9 था, मैंने नेमिंग थोड़ा सा यहाँ कर दिया, आप जिसको ए बार ले रहे हैं ना उसको ए लिखना, हाँ थोड़ा करेक्शन कर लो पीछे। ओ सी जो है उसको सी बार जहाँ है वहाँ ये ओ सी नाम दे देना, और जहाँ बी है ना ओ बी है वहाँ बी बार। पीछे जरा मैंने नाम जो लिखा था उसको आप मॉडिफाई कर लेना 9th वाले थियरम में। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। ओके, बेसिक यहाँ पर एक ये जो को टर्मिनस एजेस है इसको अगर वापस से मैं आपको बना के दूँ तो थोड़ा सा और इसको इस तरह से बना सकते हैं। थोड़ा रफ करता हूँ इसको मैं, 1 मिनट। मैं जानबूझ के वापस बना रहा हूँ ताकि ये लंबा बन गया ना, ये थोड़ा सा ये इस तरह से बनना चाहिए था, ऐसे फ्लैट बनना चाहिए था। अब यहाँ से कोई एक पॉइंट ले लेते। ओके, यहाँ से सपोज कोई एक पॉइंट है ये ओके। सो सपोज ये ओ है तो ये ए रखना, तो ये ए बार हो गया ओ ए, हाँ ये बी है सपोज तो ये ओ बी जो है ये बी बार हो गया, और ये पॉइंट सी है तो ये सी बार हो गया। ठीक है, थोड़ा फ्लैट और नीचे आता तो भी चलता। सो ये एक क्या हो गया, टेट्राहेड्रन हो गया विथ को टर्मिनस एजेस एच ए बार बी बार एंड सी बार को टर्मिनस एजेस है। मतलब ये जो ओ पॉइंट है यहीं से ए बार जा रहा है, यहीं से बी बार और यहीं से सी बार। सो इसका जो वॉल्यूम होगा 1/6 होगा इनटू बॉक्स प्रोडक्ट। तो कैसे करेंगे देखो, प्रूफ में वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता क्या है कि कोई भी टेट्राहेड्रॉन है उसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। जैसे ये ओ बी सी है, ओ बी सी इंटू हाइट, इसका जो हाइट होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर लिख सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला अगर लिख रहे हैं, नाम नहीं पता तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू हाइट। ये कोई भी टेट्राहेड्रॉन होता है उसका फॉर्मूला होता है कि 1/3 लेना चाहिए, फिर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी है, ये जो नीचे बेस का ट्राइंगल है, ये जो एरिया ऑफ बेस है, देखो वॉल्यूम में हमेशा बेस लेते हैं, एरिया ऑफ बेस, ये जो बेस ट्राइंगल है उसका एरिया इंटू यहाँ से अभी एक हाइट ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर कोई हाइट दिख नहीं रहा है। ओके, अब आप ये नहीं बोल सकते ये हाइट, एक हाइट मैं ड्रॉ करता हूँ सपोज यहाँ से, इसके बीच में ये सपोज ये P है। ओके, ये जो हाइट है इसको नाम देते, क्या नाम देते, P। ये हाइट यहाँ से ड्रॉ किया है AP। सो अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना चाहिए, ये जो बेस ट्राइंगल इसका एरिया, और हाइट AP निकालना चाहिए। हाइट AP कैसे निकालोगे, बिल्कुल अभी जो हमने पिछले थ्योरम में किया था वैसे ही। यहाँ पर देखो ये जो B बार और C बार है, देखो इस तरह से ये है B बार और C बार, इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते तो क्या आता है, एक इसके ऊपर थर्ड वेक्टर आता है, ये होता है B बार क्रॉस C बार। तो वैसे ये B बार और C बार इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक थर्ड वेक्टर आएगा इस तरह से। ये थर्ड वेक्टर क्या होगा, B बार क्रॉस C बार होगा। ओके, अभी ये जो A बार है, A बार, अभी समझो इसको और लंबा करता हूँ मैं, ये और लंबा करता हूँ। हाँ, ये B बार क्रॉस C बार है। ये जो A बार है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका प्रोजेक्शन जो है इस B बार क्रॉस C बार पर, सपोज ये A बार है और यहाँ से ये है B बार क्रॉस C बार यहाँ पर है। इसको शिफ्ट करके देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये B बार क्रॉस C बार यहाँ पर है इस तरह से। सो इस A बार का प्रोजेक्शन इस लाइन के ऊपर कितना होगा, प्रोजेक्शन मतलब यहाँ से अगर लाइट मारा तो इसका शेडो कितने ऊपर बनेगा, कितने के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक बनेगा। तो ये जो हिस्सा है, ओके, तो ये B बार C बार समझो यहाँ पर है, यहाँ नीचे से पूरा ऊपर तक है समझो। इसका प्रोजेक्शन कहाँ तक बनेगा, ये सपोज A है, पॉइंट A, और ये बेस जो है P है। सो AP क्या होगा, AP प्रोजेक्शन होगा यहाँ पर, A बार का प्रोजेक्शन। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जो AP है, सेग AP इज हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन। पहले तो दिखा दो, यह हाइट है। ओके, सो AP कैसे निकालेंगे, AP इज प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन, ये जो A बार है इसका प्रोजेक्शन है इसके ऊपर B बार क्रॉस C बार। और अभी हमने देखा था प्रोजेक्शन कैसे निकालते, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, A बार डॉट B बार क्रॉस C बार अपॉन ये जो लास्ट में होता है उसका मैग्नीट्यूड। पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा था, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला भी आपको याद है। तो हमने क्या किया कि देखो, मैं ज़्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसलिए A बार का प्रोजेक्शन क्या होगा, A बार का प्रोजेक्शन इसके ऊपर B बार क्रॉस C बार के ऊपर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बेस ट्राइंगल क्या है, OBC। OBC देखो, कभी भी याद रखो, जब भी ट्राइंगल होता है उसका वेक्टर एरिया क्या होता है, इसके जो को टर्मिनस एजेस है B बार और C बार, उसका क्रॉस प्रोडक्ट और हाफ। जैसे होता है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वैसे ही हाफ मतलब 1/2 इंटू क्रॉस प्रोडक्ट, ये होता है वेक्टर एरिया।
अब इसका ये एरिया ऑफ ट्रायंगल वेक्टर एरिया होता है, बट हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, स्केलर एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए। तो यहाँ पर ये जो बी बार क्रॉस सी बार है इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रखना चाहिए। अब ये फॉर्मूला उठा लो, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 1/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसको इक्वेशन चाहिए तो फ्रॉम 1 लिख सकते हो, और यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम 1/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, देखो हाफ बी बार क्रॉस सी बार मैग्नीट्यूड, ओके। फिर क्या है, इंटू हाइट। हाइट क्या है, देखो ये है ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार अपॉन इसका मैग्नीट्यूड बी बार क्रॉस सी बार का, ओके। इसको और चाहिए तो अच्छे से एक्सपांड करके लिख सकते हो, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी इंटू हाइट एपी, उसके नीचे ये लिखो और अच्छे से एक लाइन बढ़ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, देखो 1 इंटू 1 1, 3 2 6, और यहाँ पर क्या है ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार आया, इसको बॉक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो। ये हो गया ए बार बी बार सी बार बॉक्स प्रोडक्ट, यही लाना था। और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, उसको बॉक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दें। काफ़ी आसान है ये थ्योरम नंबर 10 भी, ओके। यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा देना, डिटेल में फॉर्मूला लिखना और उसके बाद सब्सटीट्यूट करना। अच्छा, ये सब क्या था, ये मेरा एक्सप्लेनेशन था जो मैंने आपको अभी दिया था, ओके। डायग्राम में यहाँ पर नाम याद रखना ओ, और जो ये ए बार है ना तो उसको ओ ए होना चाहिए, जो स्मॉल बी बार है वो ओ बी और स्मॉल सी बार है वो ओ सी। पिछले क्वेश्चन में मैंने नाम अलग दिया था, आप थोड़ा मॉडिफाई कर लेना उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर 9 में। चलो इसको थ्योरम नंबर 10 को कॉपी करो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेक्टर के अंदर जितने थ्योरम्स है अप्रॉक्स मैंने सारे बता दिए हैं। अब इस चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें जो ऐसी है जो थ्योरम्स नहीं है, एग्जाम्पल्स है जो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि प्रूव दैट ऑल द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट, प्रूव दैट ऑल द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं, अगर ये भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम्पल्स में, आप देखोगे तो आपको मिलेगा, ओके। मतलब क्या है, देखो कहना क्या चाहता हूँ मैं कि अगर कोई ट्राइंगल है, ओके, ये ट्राइंगल है तो इसके अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो, ये एल्टीट्यूड और यहाँ से ये एल्टीट्यूड है सब कुछ, तो तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कनकरेंट है। तीनों जो एल्टीट्यूड है वो कनकरेंट है। ऐसा एक एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में है, वो थ्योरम नहीं है, तो आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम्पल देख के। और एल्टीट्यूड के बदले मीडियन भी पूछ सकता है, तो ये एक्स्ट्रा कुछ एग्जाम्पल से पूछे जा सकते हैं। बट थ्योरम की बात करेंगे तो जितना भी मैंने ये 2 पार्ट मिला के आपको दिया है, इतने ही थ्योरम्स है इसमें, और इसमें से ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मैंने कोशिश की हर एक चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करने की। इसी के साथ वेक्टर चैप्टर के सारे जो थ्योरम्स फिनिश हो गए। वेक्टर ही नहीं तो पूरे मैथ्स 1 में जितने भी थ्योरम्स या प्रॉपर्टी पूछे जा सकती है वो सारा यहाँ पर इस लेक्चर के साथ कवर हो चुका है। अब मैं मैथ्स 2 स्टार्ट करूँगा। मैथ्स 2 के अंदर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो भी फॉर्मूलेज हैं, थ्योरम्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जो पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसको मैं कवर करूँगा जल्दी से जल्दी। स्टूडेंट्स, मैंने 12th का जो सिलेबस है वो पूरा कवर करके रखा हुआ है चैप्टर के अंदर। प्लेलिस्ट जो है चैनल पर, वहाँ से जाके आप देख ही सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं लेटेस्ट अपडेट देते रहता हूँ। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों में जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैथ्स 2 के थ्योरम के साथ। बाय एवरीवन।